ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. आइए मीर मोहम्मद शेख अब्दुल करीम के फर्जंद से, जिनका नाम है उमर फ़ारूक, जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है मुस्लिम यूथ विंग के, आइए उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं. जी थैंक यू. शुक्रिया इंडिपेंडेंट स्वतंत्र न्यूज़ संग्राम न्यूज़ वालों की तरफ से जो आप आए हैं और एक इंटरव्यू के तौर पर हमारा एक कुछ आप हमसे जानना चाह रहे हैं. बड़ी खुशी की बात है और आपको भी मैं जो है मुबारकबादी देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही अच्छा चैनल शुरू किया है. अच्छा, आपने जो है क्वेश्चन किया था कि मुस्लिम यूथ लीग जो है इस पर क्या काम कर रही है. CAA और CAB जिस वक्त रात के करीब 12-1 बजे जो है वो पास हुआ था, उसी वक्त में मुस्लिम लीग के 4 MPs जी, 3 जो हैं राज्यसभा मेंबर, एक राज्यसभा मेंबर अब्दुल वहाब साहब और 3 लोकसभा मेंबर PK कुनाल कट्टी साहब और ET मोहम्मद बशीर साहब और अब्दुल गनी साहब तमिलनाडु से. इन चारों ने मिलकर जो है सबसे पहले इस बिल पर जो है केस किया सुप्रीम कोर्ट में जी. और ना ही सिर्फ केस किया बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो है मुस्लिम लीग की जानिब से और मुस्लिम यूथ लीग की जानिब से और हमारी दूसरी फेडरेशन है स्टूडेंट फेडरेशन, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से, वुमेंस लीग की जानिब से और STU जो हमारा ट्रेड यूनियन है, इन तमाम की जानिब से हिंदुस्तान के कोने कोने में जो है हम लोगों ने एहतजाज बुलंद किया. न सिर्फ एहतजाज बुलंद किया है बल्कि हर हिस्से से हमने जो है इस मामले में लोगों के अंदर बेदारी पैदा की है कि ये जो CAB है और जो अब CAA बन चुका है, ये एक काला कानून है जिसके तहत लोगों के साथ एक बड़ी नाइंसाफ़ी, बड़े पैमाने पर नाइंसाफ़ी की कोशिश की जा रही है. ख़ासकर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जो जिसे हम उर्दू में शुमाली हिंद कहते हैं, शुमाली हिंद का इलाक़ा जो है, जुनूब शुमाली हिंद का इलाक़ा है, वहाँ पर जो है हमारे हिंदुस्तान की बहुत ही पुरानी क़दीम कौमें मौजूद हैं, कबीले मौजूद हैं जी. ये लोग बांग्लादेश से, म्यांमार से, इधर से उधर से लोगों को लाकर यहाँ पर जो है उनको हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है एक बांट कर उनके अंदर वो एक जैसे कहा जाता है कि बंदरों की बांट है. जिस तरह बंदर बांट की बिल्ली का जो है मस्का खा जाता है, इसी तरह वहाँ के लोगों का जो हक़ है, वहाँ के लोगों के जो कबीले के लोगों का हक़ है, वहाँ के जो मुसलमानों का हक़ है, जो 1900 बांग्लादेश बनने के बाद वहाँ से जो कई लोग वहाँ से पलायन करके असम, बंगाल और बिहार के इलाक़ों में आए थे, उन लोगों को उस वक्त की जो राजीव गांधी हुकूमत थी, उसने उस वक्त ही उन लोगों को जो है एक क़ानून बनाकर उनको शहरियत दे दी थी. अब उसके बावजूद भी जो लोग ऑलरेडी शहरी मौजूद हैं, उसके बावजूद भी उनके मामले में छेड़छाड़ करके पूरे हिंदुस्तान में इन लोगों ने जो भी फसाद मचाया हुआ है और ये लोग प्राइवेटाइजेशन की एक क़ानून के ज़रिए से मुल्क की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो हमारे मुल्क की, हमारे लोगों की जो बहुत बड़ी जो है एक जायदाद है, उसको बेचने का काम कर रहे हैं. जैसे कि ICL को बेच दिया गया है, इंडियन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को बेच दिया गया है, कई हवाई अड्डों को जो है बेच दिया गया, लाल किले को गिरवी रखा गया है. इससे बढ़कर बदनसीबी और क्या हो सकती है. हमारे मुल्क को अच्छी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ की ज़रूरत है. हमारे नौजवानों को तालीम की,
और अच्छी किस्म की तालीम की ज़रूरत है। जैसा कि आपको बताता चलूँ कि जब तक मैं मास्टर ग्रेजुएट हूँ कॉमर्स में, 2012 में जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे प्रोफेसर्स हमको बताया करते थे, चन्नामा यूनिवर्सिटी के, कर्नाटका यूनिवर्सिटी के और कई दूसरे इंस्टीट्यूशंस, BLD में हम लेक्चर्स अटेंड करने के लिए जाया करते थे, सेमिनार्स अटेंड करने जाया करते थे। वो लोग बताते थे कि उस वक्त, इस वक्त जो हम भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, ये कम से कम 20-30 साल पुराना है जी। आज हमें एजुकेशन के सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। हम इस लिहाज से अपडेट ही नहीं हैं, ना हमें फाइनेंस की वो जो रिपोर्ट्स हैं जो कि अभी जो लिखी और पढ़ी जा रही हैं वो अभी भी वही घिसा पीटा ज़माना में पड़ा हुआ है, जबकि हमें बहुत ज़्यादा जो है उसमें और ज़्यादा तरक्की की ज़रूरत है, उसमें हमें और ज़्यादा जो है डेवलपमेंट की ज़रूरत है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के मामले में हम बहुत पीछे हैं। हम कम से कम 200 साल पीछे हैं अमेरिका से और हम 100 साल पीछे हैं यूरोप से। और ये बात अब हम समझने की बात है कि हम अपने आप को पावरफुल, सुपर पावर बनाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और एक नन्ही सी बच्ची छत्तीसगढ़ में भूख से मर जाती है। वो बच्ची के ऊपर एक किसी ने नज़म भी लिखी थी, किसी बेचारे ने उसको, एक शायर ने उस पर नज़म भी लिखी थी और कहा था कि लोग जो है वहाँ पर तरक्की के नाम पे ढिंढोरे पीट रहे थे और यहाँ पर लोग मर रहे थे। ये इससे बढ़कर बदनसीबी की क्या है कि हम एक बड़ा प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसकी 284 सीटें आती हैं जब पहली बार 2014 में चुनकर आता है, लेकिन उसके बावजूद हमें क्या मिला? हम लोगों को, हमारे लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को क्या मिला? चलो मुसलमानों के लिए आपके अंदर कुछ भी हमदर्दी नहीं होगी, लेकिन हिंदुस्तान के नौजवानों को क्या मिल रहा है? हमें कितना एजुकेशन मिल रहा है? बाहर की कंट्रीज़ की अगर आप बात कंपैरिजन करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बाहर की कंट्रियों में हर मुल्क के, वहाँ के हर नौजवान को बेरोज़गारी का भत्ता मिलता है। हमारे यहाँ मिलता है किसी को भी? आपको किसी को मिल रहा है? आप में से किसी भी बेरोज़गार को आपने सुना है कि उसको बेरोज़गारी का भत्ता मिल रहा है? यहाँ पर भत्ते के बाद दूर की बात है, रेशन कार्ड में रेशन मिलने के लिए भी हमें जो है तड़पना पड़ता है, गरीब नौजवानों को, गरीब लोगों को। ऐसे हालात यहाँ पर क़ायम हैं। ये भी जो रेशन का हम सिस्टम देख रहे हैं, ये भी मुसलमानों का ही कायम किया हुआ है। ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस मुल्क में जो है तरक्की अगर लाई है, अगर डेवलपमेंट हुआ है, तो हिंदू मुसलमानों के इत्तेहाद ने कायम था, उसकी लिहाज से, उसी वजह से जो है ये मुल्क तरक्की किया है। भले ही मुसलमान सलातीन हुआ करते थे दिल्ली में, लेकिन वो लोग भी तो, उनके साथ में रहने वाले भी हिंदू राजा ही थे, हिंदू नवाब ही थे। वो सब मिलकर ही उन्होंने तो हिंदुस्तान को एक बनाया था, इसको एकता कायम की थी। जब मुग़ल यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे तो उनके साथ कौन थे? उनके साथ पूरे राजपूत थे, उनके साथ पूरे मराठे थे, उस वक्त उनके साथ सिख भी मौजूद थे, उनके साथ जुनूब की हिंदुस्तान की तमाम रियासतें मौजूद थी। सब ने मिलकर जो है इस मुल्क को एक अखंड मुल्क बनाया। बर्मा उस वक्त इस मुल्क का हिस्सा था, श्रीलंका उस वक्त इस मुल्क का हिस्सा था, अफ़गानिस्तान उस मुल्क का, हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। और आज की क्या बात है, आप एक इतने से हिंदुस्तान को लेके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप कश्मीर नहीं संभाल सकते, आपके हाथ से नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को संभाला नहीं जा रहा है, आप उनको, वो लोग आप पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे बढ़कर बुरी बात क्या हो सकती है मोदी जी, कि आप बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी दाढ़ी छोड़कर अभी लोगों को जो है घरों में बैठने के लिए बात कर रहे हैं। इतनी आपकी गलत पॉलिसी जो 4 महीने जो ये हुई, खाने को क्या करना है? सर जी, मेरा और एक सवाल है, जहाँ पे हम लोग अभी जो सिचुएशन से जो गुज़र रहे हैं लॉकडाउन का, हाँ, तो इससे आपकी राय क्या है? थोड़ा दर्शकों को समझा दीजिए। जी, शुक्रिया। ये बहुत ही अहम सवाल है जो आपने पूछा। ये इस पर मेरी राय क्या, मेरी तो जो हमने हकीकत हमने ख़ुद घूम फिर कर देखी है। लॉकडाउन के वक्त जब पहली मरतबा शुरू हुआ था, ये मार्च के वक्त, 22 मार्च के करीब कुछ ये शुरू किया गया था। हालांकि ये लॉकडाउन की ज़रूरत हमको जनवरी से थी जी, क्योंकि एक मुल्क जिसने पूरी दुनिया में जो है मिसाल कायम की है वो न्यूजीलैंड है जी। न्यूजीलैंड की एक औरत है प्राइम मिनिस्टर, लिंडसे उनका नाम मैं ठीक से याद नहीं रह पा रहा है, लेकिन एक औरत इतना जल्द फैसला ले सकती है, एक प्राइम मिनिस्टर। जैसे ही उन लोगों ने सुना कि वहाँ पर जो है
आने के चांसेस हैं। अभी कोई केस भी वहाँ पर नहीं आया था न्यूजीलैंड में, उसके बावजूद भी उन लोगों ने सबसे पहले प्रिकॉशंस लेते हुए, उन लोगों ने परहेज़ करते हुए पूरे की पूरी जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद कर दी, बाहर से किसी भी आदमी को लेना बंद कर दिया। और अपने मुल्क में जब उन लोगों ने लॉकडाउन अनाउंसमेंट किया तो उनकी पॉलिसीज़ क्या थी? लॉकडाउन के लिए ऐसे ही नहीं हम उठे बैठे कल से कह देंगे कि हम बंद हो गया। जिस तरह इन लोगों ने नोटबंदी कर दी, जिस तरह इन लोगों ने GST कायम किया है, उसी तरह से इन लोगों ने लॉकडाउन भी किया। और ये बहुत ही गलत तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन मैं वहाँ की मिसाल इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि उन लोगों ने एक सही ढंग का फ़ैसला लिया। सिर्फ उन लोगों ने नहीं, फिनलैंड ने भी लिया, खुद यूरोप के कई कंट्रीज़ ने लिया, स्वीडन ने लिया, फ्रांस ने लिया, जर्मनी ने लिया। वहाँ भी लॉकडाउन हुआ है, दुनिया के हर मुल्क में लॉकडाउन हुआ है। ये ज़रूरत थी, ये अच्छा था, लॉकडाउन लेना फ़ैसला अच्छा था। लेकिन लेने के बाद आपको ये भी देखना है कि इस लॉकडाउन की वजह से जिस चीज़ के लिए आप लॉकडाउन कर रहे हैं कि लोग जो है बीमारी की वजह से मरे ना, उनकी जो है कोई तकलीफ़ ज़्यादा ना पहुँचे, ये बीमारी जो महामारी है, जो कोरोना है, ये कोविड-19 है, ये ना फैले, इसका मकसद ये था। तो ये मकसद को हल करने के लिए न्यूजीलैंड वाले ज़्यादा कामयाब रहे। वो कैसे? इसलिए कि उन लोगों ने जब एक लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया तो सबसे पहले उन लोगों ने अपने लोगों को कम से कम 10 दिन का टाइम दिया कि जो भी राशन है इतने दिन के लिए लॉकडाउन होने वाला है, जितना भी पीरियड वो लोगों को करना था उतने दिन के लिए उन लोगों ने तमाम तरह का राशन हर एक नागरिक को, अपने मुल्क के हर एक नागरिक को जो है पहुंचाया जी। जो लोग खरीद सकते थे, जिन लोगों ने खरीदना था वो खरीद लिया। फिर जितने भी कंपनीज़ थे उनको कहा गया कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देंगे, उनको घर बिठा के सैलरी देंगे, भले ही 2-3 महीने वो काम ना करें लेकिन आपको उनकी सैलरी देना है क्योंकि उनका हक़ है। साल भर वो आपके लिए काम कर रहे हैं, साल भर उनसे आपने फ़ायदा लिया है। लेकिन इस वक्त इस पेंडेमिक हालात में, इस ख़राब हालत में आपके लिए ज़रूरी है कि आप उनकी सैलरीज पे करें। तो वहाँ की कंपनीज़ ने कहा कि हम पूरी तरह से सैलरी पे नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कम से कम आधी सैलरी आप पे करें, आधी सैलरी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से दिया जी। बूढ़े लोगों के लिए जो ओल्ड हाउसेस होते हैं वहाँ पर जो है उन लोगों के लिए पूरा राशन का बंदोबस्त किया गया। बच्चों के लिए और हेल्थ के लिए जितने भी जो ये ज़रूरत थी, जो PPE किट्स की ज़रूरत थी, वो पूरे उन्होंने मंगवा लिए। अपने डॉक्टर्स को तैयार रहने के लिए हिदायत कर दी। और पुलिस डिपार्टमेंट है, जितना भी सरकारी अमला है, जितना भी लोगों के रिलेटेड जो भी इदारे थे, अमला था, सबको तैयारी करने का काम दिया गया। यानी वो तैयार थे कि अगर किसी का इस तरह का कोई मामला आएगा, किसी को अगर सांस की ऐसा कोई मसला है, इसके अलावा अगर कोई दूसरी मेडिकल इमरजेंसी भी होती है तो उसके लिए उन लोगों ने तैयारी की। हमने क्या किया हिंदुस्तान में? आपने उठे बैठे जो है एक दिन पहले जनता कर्फ्यू का, दूसरे दिन आपने बड़े शान से आकर कह दिया कि हम कल से जो है बहुत ख़राब हालात है, हम आपके लिए जो है लॉकडाउन ऐलान कर रहे हैं। ये सब बातें हैं, लेकिन ये क्या तरीक़ा है? इस मुल्क की आबादी 135 करोड़ है। 135 करोड़ लोगों को खाना की ज़रूरत पड़ती है। एक वक्त भी अगर लोगों को खाना नहीं मिलता है तो हालत ख़राब हो जाती है। पहले हम भूखे नंगे पड़े हैं, उसके बावजूद भी आपके पास एक सिस्टम है, हमारे पास राशन का सिस्टम है, हमारे पास जो भी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, जो भी NDRF की टीम है, जो कुछ भी लोग हैं, आर्मी है, नेवी है, पुलिस डिपार्टमेंट में हर एक को किसी को भी किसी तरह की ढंग से पॉलिसी मैटर दिया ही नहीं गया। जब लोगों को पता ही नहीं कि उनको काम किस तरह से करना है तो वो काम क्या करेंगे? बेचारों ने, पुलिस वालों ने कईयों को पीट दिया जो बाहर आए थे, जिनकी ज़रूरत थी। वो कोई किसी के लिए, किसी के हॉस्पिटल को जो लोग टिफ़िन लेकर जा रहे थे वो मारे गए, उनके हाथ पैर तोड़े गए, खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मारा गया। यहीं पर बेलगाम में ऐसा हालात हुए, यहाँ पर आसपास में वैसे कई लोगों को हालात हुए। आप पासिस के नाम पर अपने लोगों को, किसी भी जानने वाले को लाकर भेज रहे हैं, उसमें जो है कई लोगों ने जो है राशन को महंगी कीमत में बेचा। तो ये आपकी पॉलिसीज़ क्या थी? इस पॉलिसीज़ की वजह से लोग भूखे मरे हैं।
कोई स्टार्टिंग में कोविड-19 से जितने लोग नहीं मरे हैं उससे कई ज़्यादा लोग भूख से मरे हैं। जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास थोड़े दिन के लिए ही पैसा रह पाता है, जो रोज़ आज काम करते हैं तो कल शाम को उनको जो है सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है, ऐसे लोगों के लिए आपने क्या दिया? आपने कुछ भी नहीं दिया। और फिर जब ये हालात पैदा हुए दिल्ली में कि लोग मज़दूर जो है अपने घरों को वापस जाना चाहते थे, कई लोग हज़ारों मील चलते चलते अपने घरों को पहुँचे और कई लोग चलते चलते मर गए। उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? ये आपकी ज़िम्मेदारी है मोदी जी। आप अगर आप नहीं समझेंगे या बड़ी बड़ी बातें ही करते रहेंगे तो लोग ये एक दिन ऐसा हो जाएगा कि पूरे मुल्क में आपके लिए सब लोग उठ खड़े हो जाएंगे और आपको भागना पड़ेगा यहाँ से और आपको जवाब देना पड़ेगा लोगों को। ऐसे ही कोई भी काम नहीं कर सकते आप। जोर से बात करो जरा। हेलो, हाँ जी, हमारे साथ में गुफ्तगू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना जो व्यूज़ थे आपने दर्शकों के साथ में शेयर किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और आपसे बात करके बहुत खुशी हुई हमारे चैनल को। जी, आप कुछ? शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। MK नदाफ साहब जो अपने साथियों के साथ ये नया कदम उठाए हैं। पहले उन्होंने अखबार निकालते थे कन्नड़ में, इन्हें स्वतंत्र संग्राम के नाम, आज उसी नाम से जो ये यूट्यूब के अंदर जो चैनल शुरू किया है, ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। मैं उसके लिए उनको और उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.